हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शोभा मैम और स्वागत है आप सभी का आदि कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, यू ऑल नोज दैट वी आर कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑफ ज्योग्राफी क्विक रिवीजन 100% टारगेट फॉर द सीबीएसई 2020 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के नए कुछ 5 क्वेश्चंस रिलेटेड विद योर सब्जेक्ट ज्योग्राफी। The first question of today's revision, that is mention one differences between whom, mention one differences between inland and outports। तो inland and outports है क्या? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं inland ports के बारे में। तो inland ports वो ports है which are actually located away from the sea coast, जो कि sea coast से दूर होता है। अगर हम इस तरह से मान लीजिए इंडिया का साउथ वाला पार्ट बनाते हैं, डेक्कन बनाना, तो डेक्कन वाले पार्ट में हम देखते हैं ये है आपका बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल से ये आपका जो इलाका है ये कोस्टल एरिया से, और ये हो गया आपका अरेबियन सी वाला इलाका, तो ये हो गया कोस्टल। तो अब एकदम जो समुद्र के नज़दीक ना होकर जरा से अंदर के तरफ जो कनेक्शन होता है उस जगह पे जो पोर्ट्स बनाई जाती है वो कहलाती है इनलैंड पोर्ट्स। एंड दे आर लिंक टू द सी थ्रू अ रिवर और अ कैनल, और वो जो है किसी भी सी के साथ किससे कनेक्ट होती है, इनको जरूरत पड़ती है या तो रिवर्स की जरूरत पड़ती है या तो फिर कैनल्स की जरूरत पड़ती है, बिना इसके जो है यहाँ कनेक्ट करना मुश्किल है। एंड सच पोर्ट्स आर एक्सेसिबल टू द फ्लैट बॉटम शिप्स और बार्जेस, एंड फॉर एग्जांपल मैनचेस्टर इज लिंक्ड विद अ कैनल। तो मैनचेस्टर जो है वो कैनल्स के साथ में लिंक होकर ही सी के तरफ में कनेक्शन होता है। अब पढ़ते हैं अबाउट द आउटपोर्ट्स। तो अब आउटपोर्ट्स क्या है? दीज आर डीप वाटर पोर्ट्स। अब बड़े बड़े बैरेज, बड़े बड़े शिप्स के लिए तो भाई आपको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी। अब इसके लिए क्या है कि स्पेशली बनाए जाते हैं पोर्ट्स जो कि डीप वाटर पोर्ट्स होते हैं, एंड विच आर एक्चुअली बिल्ट अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोर्ट्स, और यहाँ तक क्या पहुँच पाते हैं, दिस सर्व्स द पेरेंट पोर्ट्स बाय रिसीविंग व्हाट, बाय रिसीविंग दोज शिप्स विच आर अनेबल टू अप्रोच देम ड्यू टू द देयर लार्ज साइज, क्योंकि आपके अंदरूनी इलाके तक जैसे समुद्र में यहाँ तक तो पहुँच गए लेकिन अंदर तक ये नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर उतनी पानी नहीं होती है, और उनके साइज को ये जो है आप जो इसके साइज को भी ये जो है कैरी नहीं कर सकते इस जगह तक। सो क्लासिक कॉम्बिनेशन फॉर एग्जांपल इज एथेंस एंड इट्स आउटपोर्ट पेरियस इन ग्रीस। तो ये था आपका डिफरेंसेस बिटवीन इनलैंड पोर्ट्स एंड आउटपोर्ट्स। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अमोंग द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई एन ओल्डेस्ट पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो एन विच इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल हार्बर बिल्ट बिफोर 1900 AD। तो ये जो इन आपको ऑप्शंस दिया गया, इन ऑप्शन से आपको एक ओल्डेस्ट पोर्ट को पहचानना है, और वो कौन सा साइड में, तो वो हो गया आपका ईस्टर्न इंडिया के साइड पे। अब ईस्टर्न इंडिया के साइड पे कौन कौन से पोर्ट है आप इसे इमेजिन कीजिए, और उन्हीं पोर्ट्स के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो है यहाँ पर सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है, और जो 1900 AD के बिफोर बना है उससे पहले ये बना है। अब तूतीकुरिन पोर्ट तो इस साइड नहीं है, एन्नोर पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट। तो अब ये तीनों में से अब आपको जानना है कि कौन सा पोर्ट जो है इस साइड पे बना हुआ है, और वो सबसे पुराना पोर्ट है, और उसके साथ साथ वो बना कब, एक आर्टिफिशियल हार्बर भी है जो कि 1900 AD के पहले में बना है, यानी 1900 AD से कितने पहले वो बना है। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? सो द करेक्ट आंसर इज चेन्नई पोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका चेन्नई पोर्ट, दैट इज द ऑप्शन सी, एंड इट वाज बिल्ट इन 1859। चेन्नई पोर्ट बनकर तैयार होता है 1859 में बिफोर इंडिपेंडेंस, एंड दिस पोर्ट इज नॉट मच सुटेबल फॉर लार्ज शिप्स बिकॉज ऑफ शैलो वाटर नियर द कोस्ट। कोस्ट के नज़दीक में बहुत शैलो वाटर होने की वजह से यहाँ पर जो है ये बड़े बड़े शिप्स के लिए, लार्ज शिप्स के लिए ये जगह सुटेबल नहीं है, और इसलिए इसके 2 हिंटरलैंड्स है जो इनको सपोर्ट के रूप में काम करते हैं। सो द 2 हिंटरलैंड्स ऑफ चेन्नई पोर्ट्स आर तमिलनाडु एंड पोंडिचेरी। तो ये नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है कि हिंटरलैंड्स ऑफ चेन्नई पोर्ट्स कौन कौन से हैं। मेंशन वन हिंटरलैंड और आइडेंटिफाई द हिंटरलैंड ऑफ द चेन्नई पोर्ट। तो द 2 आंसर्स आर तमिलनाडु एंड पोंडिचेरी। और ये चेन्नई पोर्ट जो है कब बनकर तैयार होता है? इट वॉज बिल्ट इन 1859। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, मेंशन सम ऑफ द फीचर्स ऑफ अ हेल्दी सिटी। एक हेल्दी सिटी के क्या क्या फीचर्स हैं?
तो आपको इसे आइडेंटिफाई करना। एक्चुअली हेल्दी सिटी के फीचर्स जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो सजेशंस है उसके हिसाब से कुछ फॉलोइंग सजेशंस है, अगर वो सजेशंस होते हैं किसी सिटी पे तो ऑब्वियसली वो सिटी हेल्दी सिटी होगा। तो ये आंसर जो है ये मल्टीपल चॉइस नहीं है बल्कि एक शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसके आंसर है इट इज एक्चुअली एक सिटी हेल्दी सिटी तब होगा जब वो सिटी क्लीन सिटी होगी और उसमें एनवायरनमेंट भी सेफ होगा। तो ऑब्वियसली सेफ एनवायरनमेंट तो चाहिए, हमें किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं चाहिए। पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है, तरह तरह की बीमारियां होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज से जो पीपल स्टार्टेड टू सफर। जैसे कि दिल्ली में जो है सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है और इस पॉल्यूशन की वजह से यहाँ लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड इट मीट्स द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल इट्स इनहैबिटेंट्स। और नेक्स्ट इसका फीचर होना चाहिए हेल्दी सिटी का कि वहाँ पे रहने वाले लोगों के जितने भी नीड्स है उसको वो फुलफिल कर पाए, वहाँ के लोगों को जॉब मिल पाए, नौकरी मिल पाए, साथ में साथ लोगों के पास में एजुकेशन होने चाहिए, सैनिटेशन की तो बात हो चुकी है। इसके अलावा द अदर फीचर विच इज एक्चुअली अ पॉलिटिकल फीचर। सो ये पॉलिटिकल फीचर्स में यहाँ पर है कि उसका वहाँ के लोगों का कनेक्शन जो है, कम्युनिटी का कनेक्शन जो है, इन्वॉल्व्स द कम्युनिटी इन लोकल गवर्नमेंट। यानी वहाँ के गवर्नमेंट में लोगों का इंटरफेरेंस, वहाँ की जनता का इंटरफेरेंस, पीपल का इंटरफेरेंस होना चाहिए, उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उनका रोल जो है एक एक्टिव मेंबर के रूप में होना चाहिए। ये नहीं कि वो पॉलिटिकल सिस्टम से एलियनेट हो जाए, वो पॉलिटिकल सिस्टम से एलियनेट नहीं होने चाहिए बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व होने चाहिए, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने चाहिए। और इसके अलावा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज प्रोवाइड्स इजीली एक्सेसिबल हेल्थ सर्विसेज। और सभी के लिए हेल्थ सर्विसेज इजीली एक्सेसिबल हो, ये नहीं कि कुछ लोगों के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं और गरीबों के लिए कुछ नहीं है। यानी पुअर के लिए भी हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, रिच के लिए तो होती है। तो सभी के लिए हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए, तब जाकर ही एक पर्टिकुलर सिटी जो है वो हेल्दी सिटी बनेगी अकॉर्डिंग टू WHO। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO लोकेटेड। तो WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? You have 4 options for this particular question. Option A Geneva, option B Rome, option C Hague and option D Paris. So what is the correct answer? WTO यानी World Trade Organization और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? So the correct answer it is in Geneva. तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर जेनेवा में है। इस आंसर को चलिए एक बार डिस्कस करते हैं WTO को। सो WTO हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन वेयर इट इज लोकेटेड इन जेनेवा। और जेनेवा कौन से कंट्री में है? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड है आपका यूरोप में। तो यूरोप में जो है WTO का हेडक्वार्टर है और WTO में दिसंबर 2016 तक WTO में 164 कंट्रीज जो है इसके मेंबर्स हैं और इंडिया हैज़ बीन वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ WTO। और इंडिया जो है एक फाउंडर मेंबर में आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। तो आइए इसे और भी डिटेल में पढ़ते हैं कि WTO किसकी सक्सेसर बॉडी है, कब बनी है, इसके बारे में भी, और साथ ही साथ द फंक्शंस ऑफ WTO। सो इन 1948 में क्या है, 1948 में टू लिबरलाइज, 1948 में आपका वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था और वर्ल्ड में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे थे, स्पेशली यूरोप में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत तेजी से हो रहा था। So to liberalize the world from high custom tariffs and various other types of restriction, यानी पूरे वर्ल्ड को लिबरलाइज करना, फ्री करना, किससे? बहुत ज़्यादा जो कस्टम टैरिफ्स होता है जिसकी वजह से दूसरे देश जो है जाकर इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड जो है नहीं कर सकते, इंटरनेशनल ट्रेड को के बेनिफिट्स नहीं ले सकते। तो ऐसे दशा में इन सारे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस को कम करना और ट्रेड सबके लिए बेनिफिशियरी बनाना, और इन्हीं सब के लिए बना था जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड, और इसका शॉर्ट नेम है GATT। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन का भी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा क्योंकि आपका क्वेश्चन वर्ल्ड
आपका क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गैट? गैट का फुल फॉर्म क्या है? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन WTO? और WTO का हेडक्वार्टर तो ऑलरेडी पूछ लिया। इज इंडिया हैज बीन अ फाउंडिंग मेंबर और नॉट? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ पूछा जा सकता है कि गैट कब बना। और उसके बाद अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट गैट वाज ट्रांसफॉर्म इनटू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गैट जो है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्म होता है। यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बनकर सामने आती है? इट इज इन 1 जनवरी 1995। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनता है 1995 एंड इट इज द सक्सेसर बॉडी ऑफ व्हाट? इट इज द सक्सेसर ऑफ द गैट। गैट का सक्सेसर है। एंड द फुल फॉर्म ऑफ गैट इज जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। And WTO is the only international organization which is dealing with the global rules for trade between nation। यानी पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं उनके जो रूल्स ट्रेड से रिलेटेड है उन सभी को जो है एक्चुअली ऑर्गेनाइज करने का काम करती है WTO। और इसके अलग फंक्शन, इट सेट द रूल्स फॉर द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन इट्स मेंबर्स नेशन। अभी हमने पढ़ा कि ये रूल्स तो बनाती ही है और साथ ही साथ रिजॉल्व करती है डिस्प्यूट। अगर मान लीजिए ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स है दो कंट्रीज के बीच में, तो ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम भी कौन करता है? डिस्प्यूट इज सॉल्व बाय WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज ट्राइंग टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट नेशन, स्पेशली बिटवीन द मेंबर नेशन, दोज हु आर द मेंबर्स ऑफ दिस WTO। Among them, if the disputes occur, then it is resolved by whom? It is resolved by WTO. And WTO also covers trades in services such as telecommunication and banking and other issues such as intellectual rights. All these things actually comes under the WTO's jurisdiction. Now the fifth question, which is the last question of today, that is where is the headquarter of OPEC located? So OPEC क्या है? इसके फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसके लिए कुछ ऑप्शंस है। वियना ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी जकार्ता एंड ऑप्शन डी मुंबई। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक इज लोकेटेड? इट इज इन वियना। सो आइए इसके बारे में जो शॉर्ट आपकी बुक में बहुत ही शॉर्ट में दिया है, तो इसे हम कुछ पढ़ लेते हैं, इससे रिलेटेड पॉइंट्स को। सो OPEC जो है इट इज़ लोकेटेड इन वियना, इट इज़ इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया है आपके यूरोप में, और यूरोप में ही OPEC का जो हेडक्वार्टर है वो है। और इसके साथ साथ इसके जो कुछ मेंबर कंट्रीज़ हैं, मेंबर्स कंट्रीज़ में आते हैं आपके अल्जेरिया, इंडोनेशिया, इसके अलावा ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतार, UAE और वेनेजुएला। ये सारे जो है इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। और ओपेक का फुल फॉर्म है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। आपको ओपेक का भी फुल फॉर्म जो है आपको याद कर लेना है। यू हैव टू बाय हर्ट द फुल फॉर्म ऑफ ओपेक, दैट इज व्हाट? O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, P फॉर व्हाट? P फॉर पेट्रोलियम, एंड E फॉर व्हाट? E फॉर दैट इज एक्सपोर्टिंग एंड C फॉर व्हाट? EC फॉर कंट्रीज, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेडक्वार्टर ऑफ दिस ओपेक इज लोकेटेड इन वियना। एंड वेयर इज वियना? वियना इज इन यूरोप। यूरोप में आपके एकदम ठीक मिडल में मिलेगा ऑस्ट्रिया, और उसका कैपिटल वियना, और उसके मेंबर कंट्रीज अल्जेरिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया एक्सेट्रा। और ये किस पर? इसकी स्पेशल कमोडिटी, इंपॉर्टेंट कमोडिटी है क्रूड पेट्रोलियम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के 5 क्वेश्चंस 5 टॉपिक्स पर जिसे हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, और आपके पढ़ाई की जो गाड़ी धीरे हो गई थी, स्लो मोशन में आ गई थी, उसे स्पीडी फास्ट ट्रैक में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि आपको इनसे बेनिफिट्स मिल रहा है। और स्टूडेंट्स, जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि दूसरे बच्चे को भी इनसे बेनिफिट्स मिले, उन्हें भी पता चले। और साथ ही साथ अपने कमेंट्स दीजिए, ताकि मैं इसे और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके लिए लेकर आ पाऊँ।